नमस्कार दोस्तों, मैं एमएस वर्मा अपने यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज 9 पर एक रियल स्टोरी लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। 13 अगस्त 25 की शाम को लगभग 3 बजे का आसपास का वक्त रहा था। विनोद पटेल नाम का एक किसान अपने खेतों पर जाता है और जब वो खेतों पे जाता है तो खेतों पे जाने के बाद उसको एक बदबू महसूस होती है और जब वो बदबू महसूस होती है तो वो हैरान और परेशान हो जाता है। सोचता है कि ये बदबू आ कहाँ से रही है। अब वो बदबू की जिधर ज़्यादा तरफ आती है उस साइड को वो चलने लगता है। जाते जाते वो एक अपना खेत पे कुआं बना हुआ होता है, वो बदबू उस कुएं से आ रही होती है। तो वो सोचता है, देखता है कि इसमें कोई किसी तरह से रात बिरात में कोई जानवर गिर गया होगा। ये उसने अपने मन में आइडिया लगाया और आइडिया लगाने के बाद वो सोचता है चलो देख भी लेते हैं, गांव से अगर वो जिंदा होगा तो गांव से कह के निकलवा भी देंगे। जबकि वो बदबू थी, सोचा उसने मर ही गया होगा, लेकिन निकालना तो था ही। तो जब वो कुएं में झांकता है तो देखता है उस कुएं के अंदर जो सीमेंट खाद की जो बोरियां होती हैं वो उसमें 2 बोरियां उतरा रही होती है पानी में। तो वो देखता है और वो देखता है इसमें बदबू भी आ रही है, खाद की बोरी भी कुछ न कुछ तो ऐसा उसमें है। तो वो पड़ोस में जो लोग काम कर रहे होते खेतों में उनको वो बुलाता है, चीखता है, चिल्लाता है, पुकारता है। तो लोग जो थे उधर के आसपास के वो आ जाते हैं और आने के बाद कहते हैं कि तुम कुछ मत करना। विनोद पटेल से कहते हैं कि तुम कुछ मत करो, तुम्हें बस सिर्फ ये करना है कि 112 नंबर को डायल करो और पुलिस को बुला ले। तो ऐसा ही वो किया जाता है। 112 डायल नंबर लगाया जाता है, पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद जब वो उस देखती है तो उसके साथ कई लोग आते हैं। जब पुलिस 112 नंबर आ जाती तो जब देखती है तो अपने वो थाने को फ़ोन करते हैं कि साहब इसमें कोई न कोई ऐसी चीज़ है, आप लोग भी आ जाइएगा। तो जब वो भी लोग आ जाते हैं, तो जब वो लोग आ जाते हैं, फॉरेंसिक टीम वगैरह सारे लोग आते हैं। आने के बाद उस डेड बॉडी को बोरियों को निकाला जाता है। और जब बोरियों को निकाला जाता है तो बोरी जब खोली जाती है सिलाई, तो उसमें तो देखा जाता है कि उसमें एक डेड बॉडी है। अब वो ये साबित नहीं हो रही है लेडीज की है कि आदमी की है, क्योंकि वो बदबू दे रही है और सड़ भी गई है, खाद उसकी उधर भी गई है। तो अब वो पुलिस वाले बदबू की वजह से नाक वाक बंद करके बोरी को पलटते हैं और देखते हैं कि उसमें टुकड़ों में लाश पड़ी होती है। उसमें 5 टुकड़े डेड बॉडी के मिलते हैं, लेकिन मिलने के बाद उसमें सिर और हाथ उसके नहीं मिलते हैं। यानी वो उसका सिर और हाथ कहीं अंत हैं और बकिया की ये बॉडी यहाँ है। अब पुलिस वाले फॉरेंसिक टीम वाले हैं, वो अपने साक्ष्य इकट्ठे करते हैं और पुलिस उस बॉडी को लेकर के सीधा पोस्टमार्टम भेज देती है। अब जब पोस्टमार्टम को भेज देती है तो वहाँ पर भी टुकड़े तो हैं ही। उसके बाद पुलिस को अब सबसे मतलब है कि ये ब्लाइंड मर्डर है, नहीं तो पुलिस के पास कोई अब सबूत है कि ये जेंट्स है या लेडीज है और इसका मर्डर भी किसने किया हुआ है। तो पुलिस के पास ये बहुत बड़ा पेचीदा मामला सामने आ जाता है। तो दोस्तों, आगे जो क्या हुआ उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद उसका खुलासा हुआ अथवा नहीं हुआ, कातिल कौन था, महिला कौन थी, ये सब जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल क्राइम डायरीज पे लगातार बने रहिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा जो नए हैं, और पुराने लोग हमारे व्यूअर्स हैं वो लाइक और कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, सीधा कहानी पे आते, कहानी थोड़ी बड़ी है लेकिन जल्दी जल्दी आपको सुनाएंगे। तो ये घटना हुई है वो मध्य प्रदेश के जिला एक पड़ता है, उस जिले का नाम होता है टीकमगढ़। टीकमगढ़ का एक थाना लगता है और उस थाने का नाम होता है चंदेरा।
चंदेरा थाना के अंतर्गत एक गांव लगता है, उस गांव का नाम होता है मैलवारा। मैलवारा की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम होता है रचना यादव। रचना यादव देखने में बेहद ही खूबसूरत ही होती है, इतनी खूबसूरत होती है कि उसके जो चर्चे हैं वो 150 गांव में होते हैं कि आज की डेट में उस लड़की के मुकाबले कोई सुंदर नहीं है। जब जवानी की दहलीज पे पैर रखती है तो उसके घर वाले जो है उसकी शादी कर देते हैं, और जब उसकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद चूंकि वो इतनी जो ससुराल में जाती इतनी सुंदर है तो हर लड़का, हर जवान और क्या बूढ़ा भी ये कुछ न कुछ चेहरा ही देखना चाहते हैं, और कुछ लोग जो है बात भी करना चाहते हैं। लेकिन ये चीज जो उसका पति होता है उसको, ये पति को नागवार लगती है, और इसी बात को लेकर के जो है इनमें खटपट होने लगती है। पति जो उसका होता है वो बिल्कुल सीधा साचा किस्म का होता है। वो चाहता है कि एक पत्नी जो गृहिणी है बतौर गृहिणी रहे, लेकिन लोग गांव के मानते नहीं हैं। तो जब मानते नहीं, उसी बात के उस परिवार में झगड़ा फसाद चालू हो जाता है। झगड़ा फसाद इतना बढ़ता है कि अब इनमें जो है रहना मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे करके 5 साल का वक्त बीत जाता है, समय बीत जाता है। इस बीच में उनके 2 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। बच्चे जब पैदा हो जाते हैं फिर भी एक चीज नहीं बदलती है, वो नहीं बदलती है तो परिवार की खटपट। आखिरकार को जब ज्यादा हुआ तो वो लड़की जो है रचना यादव अपने पति को छोड़ करके, 2 बच्चों को छोड़ करके, और वो अपने गांव आ जाती है। अब जब वो गांव आ जाती है तो आराम से अपने भाई के साथ जो है रहने लगती है, अपना जीवन यापन करने लगती है। अब ये जो है कुछ समय बीतता है, तो कुछ समय बीतने के बाद उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है झांसी, और झांसी में एक थाना लगता है टोड़ी फतेहपुर। और टोड़ी फतेहपुर गांव जो लगता है उस जो टोड़ी फतेहपुर थाना है, उस थाने के अंतर्गत एक गांव लगता है। उस गांव का नाम होता है महबाबा। दरअसल वहां का रहने वाला शिवराज यादव जो होता है उसके जो है किसी तरह से आने जाने से, किसी भी तरह से जो है उनके जो है नैन मटक्का हो जाते हैं, और नैन मटक्का होते हैं उनमें प्यार हो जाता है। प्यार हो जाता है, दोनों लोग जो है सोचते हैं अगर आप प्यार ही करते हो तो क्यों ना हम लोग शादी कर लें। दोस्तों, ये दोनों लोग जो है शादी कर लेते हैं, और शादी करने के बाद अपना जीवन यापन करने लगते हैं। उसमें उनका जो जेठ होता है, उस लड़की की जो है उस अपने जेठ पर भी नियति खराब हो जाती है। कुछ समय बाद, हाल ही नहीं हुआ, ये 1-2 साल वहां भी कटते हैं, उसके बाद ये समय जेठ पर भी हो जाती है। जेठ जो है उसका बहुत ही ठीक होता है। ठीक होने के बाद वो ऐसे इन बातों पे वो भरोसा नहीं करता है, यानी वो बदनीयती नहीं होती है। तो वो जो लड़की है, लड़की जो है रचना यादव सीधा थाने पहुंच जाती है, और थाने पहुंचने के बाद वो FIR दर्ज कराती है। FIR में वो कहती है कि मेरे साथ जो है हमारे जेठ ने रेप का किया है, और जब जो ये कर रहा था तो मैंने उसको रोकाबाजी की, तो उसने जो है हमारे कट्टा तमंचा लगाया और जान से मारने की धमकी दी। और इस काम में पूरा सहयोग हमारा जो हस्बैंड शिवराज यादव है उसने भी ये साथ किया है। अब दोनों को जो है वो उसमें इन्वॉल्व कर देती है, और जब इन्वॉल्व हो जाता है तो पुलिस आती है जांच पड़ताल के लिए। जांच पड़ताल के जब पुलिस आती है तो वहाँ के जो एक्स प्रधान होते हैं, और एक संजय पटेल, उनका नाम होता है संजय पटेल। संजय पटेल चर्चित आदमी हुआ करते हैं। वो संजय पटेल अब रचना से पूछते हैं, रचना को बुलाते हैं, और रचना को बुलाने के बाद रचना से बात करते हैं। रचना को पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा मामला क्या है। तो रचना जो है अपना पूरी स्टोरी जो है उसे बता देती है। जब स्टोरी उसे बता देती है तो जो है प्रधान जी जो कहते हैं, कहा अगर आपके साथ गलत हुआ है तो हम हम तरफदारी करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। तो प्रधान उसकी तरफदारी करने लगते हैं। चूंकि प्रधान चर्चित आदमी है, वर्तमान में जो प्रधान है वो इसी ने प्रधान कराया हुआ होता है, लेकिन कहने को वो प्रधान है, चलती ही
इसी की है, यही विकास कार्य देखता है, यही प्रधान संजय पटेल ही सब कुछ करता धरता यही होता है। वो नाम मात्र के लिए प्रधान होता है, पुलिस भी उसका कहना मानती है। तो इनकी जो है इस तरह से जब मदद होने लगती है तो रचना और संजय पटेल पास आ जाते हैं। जब डेली की मुलाकात होती है, डेली पैरवी के लिए थाने आना होता है, और थाना आना जाने के बाद जो है थाना वो होता है कोर्ट गठौरा, और कोर्ट गठौरा में जो है उसका मामला पहुंच जाता है, और मामला वहां जाकर के कोर्ट में विचाराधीन हो जाता है। जब विचाराधीन हो जाता है, उसकी जो डेटें पड़ती हैं, उस डेटों में भी जो है ये संजय प्रधान उसको साथ लेकर के जाता है। जब साथ लेकर के गाड़ी से जाता है, धीरे धीरे इनके जो है प्यार का अंकुर फूट जाता है दोनों की तरफ से, और दोनों वो चूक इतनी सुंदर थी और उसे भी आदमी की जरूरत थी, पति से तिनका पीछे हो ही गया था। तो प्रधान जी उनके टच में आ जाते हैं, या रचना उनके टच में आ जाती है। अब टच में जब आ जाती है तो इनका जो है जब चाहते हैं तो अपना मेल मिलाप भी कर लेते हैं, और जब मेल मिलाप कर लेते हैं तो ये चर्चा जो है गांव में होने लगती है। तो प्रधान जी जो है उस महिला को जो है झांसी में कमरा दिलाते थे, वहीं पर उसका रहने बहने का खान पीन का इंतजाम भी करते थे। अब प्रधान जी जब चाहते हैं, अब वहाँ कोई रोक टोक वाला नहीं है, प्रधान जी उसके पास चले जाते हैं। समय फिर गुजरता है, वहाँ कुछ अनबन हो जाती है, फिर वो झांसी के पास एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम होता है गुरुसराय। गुरुसराय में अब ये कमरा ले देते हैं। गुरुसराय में अब इनकी जीवन चल रहा होता है, और जो गठौरा में जो डेट पड़ रही है कोर्ट की, वहाँ उसको ले जाते हैं, चलाते हैं। ये शाम चल ही रहा होता है। अब आ जाती है तारीख आती है 6 अगस्त को। 6 अगस्त सन 25 को जो है वो जो महिला रचना है, उस रचना के जो है वो जो पीरियड आता है, वो पीरियड आता है। पीरियड आने के बाद उसको इतनी ब्लीडिंग होती है कि वो जो है पैड पे पैड बदलती रहती है, मगर ब्लीडिंग बंद होने का नाम नहीं लेती है। तो प्रधान जी को वो फोन करती है और अपनी स्थिति बताती है। प्रधान जी कहते हैं आप कतई चिंता न करो, मैं अभी आता हूँ। प्रधान जी अपनी गाड़ी लेके आते, गाड़ी लेने के बाद तुरंत उसको बैठालते, और बैठालने के बाद वो सीधा प्राइवेट अस्पताल में ले जाते हैं, वहाँ गुरुसराय में। वहाँ उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। वो नर्स और डॉक्टर कहते हैं कि ब्लीडिंग का मामला है, मौत हो सकती है, प्रधान जी आपको यहाँ छोड़ना होगा, भर्ती कराना होगा, कम से कम 2 दिन लगेंगे। तो प्रधान जी 2 दिन का उसको कैद भी देते हैं कि ठीक है भर्ती करिए, जो पैसा लगेगा मैं खर्च करेंगे, मगर इसको जिंदा करना आपका काम है। तो वो कहती ठीक है। तो 2 दिन हो जाते हैं। अब 2 दिन के बाद 6 तारीख को भर्ती की जाती है, 8 तारीख आ जाती है। 8 तारीख को प्रधान जी जो है उसको लेने जाते हैं। अब जो वो लेने जाते हैं तो वो जो महिला है उसका जो प्रधान जी जो है, जो उसका जो पति होता है, तो जो उसमें इसी बीच में इसके जो है जो साल 2003 में आती है, रचना अपने जेठ पर जो रेप का काम लगाया था, उसके बाद इसके पति की जो है मौत हो जाती है। जो पति की वो बीमारी हो गई थी, तो इसकी पति की भी इसी बीच में जो है इसकी पति की मौत हो जाती है। चूंकि जब इसने शादी की थी तो उसने अपना पूरा पास्ट था, जो बैक था, वो सारा बता दिया था कि ऐसे ऐसे मैं शादीशुदा हूँ, मैं प्रत्येकता हूँ और मेरी शादी हुई थी, मेरे 2। उसने कहा इस बात से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना जीवन यापन अच्छे से काट लेंगे, तुम हो ही इतनी सुंदर। तो अब बात पे आते हैं, इसी बीच में जो है उसके पति की मौत हो जाती है। अब वो ठीक हो जाती है तो वो जो रचना है वो प्रधान जी से कहती है कि अब मुझे बिना पति के, बिना आदमी के नींद नहीं आती है, मुझे चैन नहीं पड़ता है, आपको मुझसे शादी करनी ही होगी, और यहाँ से मैं घर नहीं जाऊंगी, आप मुझे सीधा कोर्ट ले चलिए, और कोर्ट में जाकर के मेरी लव मैरिज जो सर्टिफिकेट होता है वो लव मैरिज का बनवाइए, तभी मैं यहाँ से जाऊंगी। अब वो जिद पकड़ जाती है, प्रधान जी उसको मनाते हैं, वो मानती नहीं है, और नहीं मानती, वो कहती मैं यहाँ से जाऊंगी ही नहीं। आखिरकार वो पूरा दिन मनाने में गुजर जाता है, शाम हो जाती है, प्रधान जी लौट के घर आ जाते हैं। अगला दिन फिर आता है, अगले दिन प्रधान जी फिर जाते हैं, और प्रधान जी जब जाते हैं वहां से, जब प्रधान जी लौट के आए थे उसमें से, तो प्रधान जी जो है अपने भतीजे से बात करते हैं, और भतीजा जो उनका था वो वर्ष 2003 में
एक कहीं एक लड़की का मर्डर हुआ था, उसमें वो जेल गया था। तो प्रधान जी आकर के उस भतीजे से बात रखते और कहते, यार भतीजे, मैं तो इस तरह से एक चोट में पड़ गया हूँ, चक्कर में पड़ गया हूँ। अब मेरे पास 21 साल का बेटा है, वो महिला जो है हम पर शादी की दबाव बना रही है, एक मेरे बेटा है, एक मेरे बेटी है, बताओ मैं शादी करूँ तो कैसे करूँ। और ये चीज जो उसकी पत्नी जान लेती है, 21 साल का बेटा जान जाता है, तो लेकिन प्रधान जी जो है किसी तरह से अपनी पत्नी को मना लेते हैं और कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है और मैं शादीबाजी उसके साथ नहीं करेंगे। तो उसकी पत्नी समझदार थी, वो मान जाता है, इसलिए प्रधान जी शादी के लिए मना करते हैं। तो जब अपने भतीजे से कहते हैं तो भतीजा कहता है, चाचा जी कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बताओ मुझे करना तो करना क्या है, तो वो रास्ता तुम ही बताओ। तो वो कहता है एक ही रास्ता है, अब इसको ही रास्ते से हटाए देते हैं। चूंकि जब वर्ष 2003 में वो जेल गया था तो वहां पर जो है उसे जेल में एक दीपक नाम का लड़का मिला था। इस लड़के का नाम संदीप पटेल है और जो उसका दोस्त है उसका नाम है दीपक अहिरबार। तो वो दीपक अहिरबार से भी बात करते और ये तीनों लोग प्री प्लान बनाते हैं। अब 8 तारीख 6 को भर्ती हुई थी, 8 तारीख आ गई, 8 को छुट्टी नहीं हुई, 9 आ गई, अब तारीख 10 आ गई, 10 अगस्त 2025। 10 अगस्त 2025 को जो है प्रधान जी तय समय के मुताबिक थोड़ा सा लेट भी जाते हैं उसके पास, और लेट जाने के बाद जब वो महिला फिर जिद करती है तो प्रधान जी कहते हैं आप परेशान हो, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा, आप कहीं नहीं भागी जा रही हो, शादी आज नहीं कर लेंगे तो हम कल कर लेंगे, ऐसा करते हैं, तुम्हारा स्वास्थ्य भी अभी ठीक नहीं है, चलो कहीं पहले घूमने चलते हैं, मूड जो है अपना फ्रेश करते हैं। तो दोस्तों वो उसकी मीठी चुपड़ी लड़की जो है रचना बातों में आ जाती है और बातों में आने के बाद जो है वो उस कार में बैठ जाते हैं और दोनों लोग यानी ड्राइवर, प्रधान जी और वो रचना अब वो टहलने घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए जो है चल देते हैं कार से। आगे जाते हैं, आगे जाने के बाद प्री प्लान था तो ये लड़का भी मिल जाता है दीपक अहिरबार, वो भी उस कार में बैठ जाता है। आगे फिर कार चलती है तो वहाँ आगे जाने के बाद बियर शॉप मिल जाती है, वहाँ पर जाने के बाद कुछ अंग्रेजी और कुछ बियर और जो खाने नमकीन वगैरह होती है वो भी उसमें रख ली जाती है। और इस महिला के लिए भी जो है नमकीन वगैरह जो भी खाना चाहती है ठंडा गर्म, उसके लिए भी कार में रख लेते। आगे एक जगह मिलती है, सुनसान जगह होती है, उस जगह पे वो लोग जो है पिकनिक बनाते, गाड़ी रोक लेते, बैठते हैं और जो अपनी पार्टी एंजॉय करते हैं। एंजॉय करने के बाद जब इनको नशा भी होने लगता है, इधर शाम का वक्त हो जाता है, सूरज भी अस्त होने जाता है, कुछ अंधेरा हो जाता है। प्री प्लान के मुताबिक ये सब काम होता है। अब वो महिला रचना कहती है कि समय ज़्यादा हो रहा है, चलो घर को लौट चलते हैं। तो वो कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, गाड़ी अपने पास है, थोड़ी देर बाद जो है हम लोग पहुंच जाएंगे। अब जो है जैसे ही रात हुई तो वो लड़की ने क्या कहा तो वो कहते हैं चलो शाम भी हो रही है, अब घर को चलते हैं। तो जैसे कार स्टार्ट हुई तो फिर इसी शादी को लेकर के वो चर्चाएं होने लगती हैं और चर्चाएं होने के बाद इनको नशा भी आ गया था। तो जो ड्राइवर यानी उसका जो भतीजा है, उसका नाम जो संदीप पटेल है, वो कहता है सुनो मैडम चाची, मानो अथवा नहीं मानो, चाचा आपसे शादी नहीं करेंगे, ये बड़ा कट सत्य है, मैं आपको बिल्कुल हकीकत की बात बताए दे रहे हैं। क्योंकि उनके पास जवान बेटा है, जवान बेटी है और वो शादीशुदा है, आप भी जानती शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं, लेकिन शादी आपसे नहीं कर पाएंगे। तो वो महिला है उसको नाराज हो जाती है रचना और उसको जो है भतीजे को उल्टा सीधा बोलने लगती है। उल्टा सीधा नहीं बोलती है, काफ़ी लड़ाई हो जाती है और लड़ाई होने के बाद वो कहता है हमसे मत लड़ो, अगर मेरी बात में गलत है तो अब मेरे चाचा से पूछ लो। तो चाचा को जब वो पूछती है तो चाचा अपने भतीजे की तरफ हाँ मिलाता है और कहता है बिल्कुल भतीजा सही कह रहा है, हम आपसे शादी नहीं कर पाएंगे। जब जैसे ही वो नहीं सुनती है तो वो महिला आग बबूला हो जाती है और कहती तो मुझे, मैं रखेल बन के नहीं रह सकती तुम्हारी, तुम ये सोचो। और वो कहता भी है कि आपको परेशानी क्या है, खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की सारी व्यवस्था हम कर ही रहे हैं और आप जो अपना जीवन ऐसे ही काट देंगे तुम्हारा में। लेकिन वो कहती नहीं, हम ऐसे नहीं कर, हमें शादी ही चाहिए। तो इसी बात पर उनकी झगड़ा होता है। प्री प्लान था तो ये लोग जो है प्रधान जी को गुस्सा आ जाता है, प्रधान जी उसका गला पकड़ लेते हैं।
अब वो जैसे ही गला पकड़ते हैं वो अपना हाथ पैर तड़फड़ाने लगती है, फड़फड़ाने लगती है। तो जो है जो ड्राइवर है गाड़ी खड़ी कर देता है और ड्राइवर उसके गोड़ पकड़ता है, संदीप पहरेदार उसके हाथ पकड़ता है, प्रधान जी उसकी गर्दन दबाते हैं। तब तक गर्दन दबाए रहते हैं जबकि उसके प्राण पकड़ उड़ नहीं जाते हैं। अब क्या होता है, जब इतनी कहानी जब बन गई तब इनको जो है होश आता है, और होश आने के बाद ये आता है कि अब हम इनको लाश को ठिकाने कैसे लगाएं। अब मामला लाश को ठिकाने लगाने का आ जाता है। अब ठिकाने की जब बात आती है तो ऐसा करो कि इसको जो है वहां एक बांध पड़ता है, उस बांध का नाम होता है लहचूरा। तो लहचूरा बांध पर चलते हैं और उस बांध में इसको जो है डाल देते हैं। लहचूरा बांध पर गाड़ी पहुंचती है, डेड बॉडी कार के अंदर है, और जैसे ये प्लान बना रहे थे इसको पकड़ते हैं और नहर के पास बांध तक ले ही जाते हैं। तब तक जो है पुलिस की जो 112 नंबर की जो गाड़ी होती है पीआरबी वैन, वो आती दिखाई देती है, और दिखाई देने के बाद ये डर जाते हैं, और डर आने के बाद जल्दी जल्दी जो है उसको डेड बॉडी को कार में डालते हैं, और जब तक वो पास आए तब तक ये लोग वहां से भाग जाते हैं। अब एक पहला प्रयास जो था बांध में डालने का वो उनका खराब हो जाता है। दूसरा प्रयास जो है फिर वो करते हैं, और वहां जो है लखेरी एक दूसरा बांध है लखेरी। अब वो लखेरी बांध पे जाते हैं। जब लखेरी बांध पे जाते हैं तो यहाँ पर जो है एक गार्ड आ जाता है, और गार्ड को कहता अरे भाई रात को यहाँ क्या कर रहे हो, सब कुछ सकुशल तो है। अब इनका प्लान यहाँ भी फेल हो जाता है। अब ये कहते हैं अब यहाँ भी नहीं काम कर पाएंगे तो क्या करना है। फिर वो है आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद प्रधान जी कहते हैं चलो तो वहाँ एक खजूरी नदी पड़ती है, अब उस खजूरी नदी में यहाँ पर भी हम अपना काम लगाएंगे। अब खजूरी नदी के पास आते हैं दोस्तों, ऑलरेडी वहाँ एक गार्ड खड़ा होता है। अब जब वो गार्ड को देखते हैं तो इनकी हवा खराब हो जाती, कहते आता मेरा भाग्य खराब है, मैं दुर्भाग्यशाली हूँ। तो प्रधान जी जो हैं वो प्रधान जी कहते हैं कि चलो परेशान मत हो, मेरा जो गांव है उसके पास एक गांव पड़ता है, और वो मेहताब गांव है, उस गांव में कुआं है, उस पर चलते हैं। तो वो उस कार को लेकर के यहाँ आ जाते हैं जहाँ ये डेड बॉडी मिलती है, और उसमें आकर के वो टुकड़े करते हैं, और कुछ जो टुकड़ा उसकी गर्दन काटी गई, बाएं काटे गए, वो खजूरी नदी में डाल देते हैं। जो शेष टुकड़े बचे उनको काट के 5 टुकड़ों में इसकी डेड बॉडी इसमें डाल देते हैं, और ये अपने घर को चले आते। इन्हें लगता है कि अब मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। फिर जो है वो प्रधान गांव का विरोध आता है, वो ही किसान। ये कहानी जो मैं ऊपर सुनाई चुका हूँ। अब समस्या थी कि पहचान होने की, आखिर लाश किसकी है और मर्डर किसने किया है। तो जो अब पुलिस लगती है इस खोजबीन में 3-4 दिन लग जाते हैं। 18 टीमें बनाई जाती हैं, 50 लोग जो उसमें शामिल किए जाते हैं। वे 100 गांव में जाकर घर घर पूछताछ करते हैं, जो जिनको हो सकता है सर्विलांस में जो वो होता है सीसीटीवी कैमरे देखे जाते, कुछ लोगों के संदिग्धों को सर्विलांस पर फोन भी लगाए जाते हैं। इस बीच में वो लड़का जो था उसका भाई रचना का, वो अपनी बहन से बात करता रहता था। तो जब बहन भाई बात करता है तो उसका फोन स्विच ऑफ जाता है। स्विच ऑफ जाने के बाद वो दूसरे दिन ट्राई करता है, तीसरे दिन ट्राई करता है, लेकिन उसका फोन नहीं खुलता है। तो वो उसी गांव में जो थाना पड़ता है टोड़ी बताया था उसमें वो आ जाता है उस थाने में, और थाने में आकर के वो अपनी बात रखता है कि ऐसे ऐसे मेरी बहन गायब है, और ये गायब महिला को ढूंढ ही रहे थे, पर्चे भी चिपकाए गए थे। देखिए किस्मत का बात जब होती तो वो स्वयं चल के आता है और बताता मेरी बहन गायब है, हो न हो। तब वो कहते डेड बॉडी मिली है, वो तो चलो शनाख्त कर लो। अब वो अपने कपड़े बस वगैरह जो भी देखता है वो कहता ये मेरी बहन रचना ही है। और तो वो कहता है जी मामला है क्या। तब वो मामला बताता है कि ऐसे ऐसे मेरी जो सिस्टर थी वो प्रधान जी से चक्कर में थी। अब उस महिला का वो फोन है, उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है। कॉल डिटेल में प्रधान जी का नाम आता है। प्रधान जी को पूछा जाता है, पकड़ा जाता है, प्रधान जी गायब हो जाते हैं। लेकिन प्रधान जी जाए तो जाए कहाँ, कॉल डिटेल में जब निकल के नाम ही आ गया था तो प्रधान जी को गिरफ्तार किया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। प्रधान जी पहले बात बनाते हैं, जब काफी समय जब पुलिस पूछती है तो प्रधान जी सच बात को कबूल देते हैं। उनका भतीजा पकड़ा जाता है, दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो तीसरा लड़का होता है, जो उसका नाम मैंने अभी बताया था, जो अहरवार है,
प्रदीप अहिरबार भाग जाता है। लेकिन जब मुलाकात उसकी पुलिस से होती, पुलिस पीछे लग जाती है, तो वो पुलिस पे गोली चलाने लगता है। गोली चलाने के बाद जो है पुलिस को काउंटर करती है, उसको गोली लग जाती है, घायल हो जाता है और तीनों लोगों को जो है पकड़ के जो है कोर्ट में पेश किया जाता है। दोस्तों उसको कोर्ट के बाद जेल भेज दिया जाता है। समझ देखो दोस्तों, हत्या का किसी का समस्या का समाधान नहीं है। मैं बार बार कहता हूं और ये भी कहता हूं कि जब पुलिस अपनी सी पे आ जाए तो जमीन के गड़े हुए मुर्दे भी बोलते हैं। ब्लाइंड केस था, 3 दिन में उन्होंने जो है सॉल्व कर लिया। 25,000 की इनाम बोली भी गई थी एसएसपी के द्वारा, वो 25,000 मिलते हैं और डीआईजी जो है 50,000 का इनाम भी पुलिस को देते हैं और ये कहानी सॉल्व हो गई। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को हैरान परेशान करना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं है। तो जागरूकता वाली बात है। समस्या, मैं फिर कहता हूं, हत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तमाम विकल्प हो सकते थे, उन्होंने विकल्पों को नहीं आजमाया। चूक लड़की भी ये अच्छी चरित्र की नहीं थी, क्योंकि वो एक पति को छोड़ आई, फिर दूसरे को छोड़ आई, प्रधान जी से नैन मटक्का हुआ, अंत में उसका जो दुष्परिणाम होता है। तो जो महिलाएं मेरी इस कहानी को सुन रही है, उनके लिए एक उदाहरण है। अगर आप अपने पति को छोड़ के किसी दूसरे से संबंध बना रही हो तो निहायत ही गलत है। आज नहीं तो कल आपको इसका परिणाम भोगना ही होगा। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।